तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं में परजीवियों की समस्या और समाधान। पपीता की बागवानी करके कमाए अच्छी आय। अपने देश में किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन इन पशुओं में कई बार परजीवियों का प्रकोप होता रहता है, जिनका यदि समय पर निदान नहीं किया गया तो पशु तो कमजोर हो ही जाते हैं, साथ ही पशुओं का दूध उत्पादन भी गिर जाता है। तो पशुपालक भाइयों, आप इस गंभीर समस्या को देखते हुए किस प्रकार से करें पशुओं में परजीवियों की समस्या का समाधान? आइए जानते हैं पशु चिकित्सालय हरसोली के प्रभारी बंसीधर यादव से। पशुपालक भाइयों, मैं आज आपको पशुओं के बाह्य और आंतरिक परजीवियों के बारे में बताऊंगा। पहले पशुपालक भाइयों, आपको मैं पशुओं के बाह्य जीवी परजीवियों के बारे में बताता हूं, जो एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। एक्टोपैरासाइट्स टिक्स, जूं, चींचड़ी, ये जो पशुओं पे खून चूसते रहते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते। इसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर देखने में पड़ता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। अब इन एक्टोपैरासाइट्स की वजह से जानवर कमजोर रहा तो दूध भी नहीं देगा और कमजोर भी रहेगा, टाइम पर ज्ञापन नहीं होगा, ग्रोथ उसकी सही नहीं रहेगी। तो पशुपालक भाइयों से निवेदन है, आप पशुओं को बाह्य परजीवी के लिए आजकल साबुन भी आता है साइपरमेथ्रिन का, साइपरमेथ्रिन लिक्विड भी आती है, आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन भी आता है। तो इन पशुओं के अपन आयुर्मेक्टिन का इंजेक्शन लगाते रहें, जिससे जूं, चिचड़ी, खाज, खोरा वगैरह सब ये बाह्य परजीवी खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो परमेथिन का साबुन आता है, उस साबुन से जानवरों को हर 5 या 7 दिन से एक बार नहलाना चाहिए, जिससे एक्टोपैरासाइट्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मुसीका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सकें, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। और जो बचा हुआ पानी रहता है उसको भी अपन नीम के पत्तों से या किसी स्प्रे के द्वारा, जहाँ पर पशु को बांधते हैं बाड़ा वगैरह रहता है, उसके ज़मीन पे बाहरी दीवारों पर छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे बिल्कुल भी बाह्य परजीवी नहीं होंगे। अब पशुपालक भाइयों में अंतः परजीवी के बारे में बताऊं, जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोलकृमि, फीताकृमि आदि पशुओं में दूषित चारा, दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं।
जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। जब भी भैंस या गाय ब्याती है तो उसका जो बछड़ा या पाड़ा होता है उसको 15 दिन का होते होते उसको पेट के कीड़े की दवाई जरूर दे देनी चाहिए। 15 दिन का होते होते उसके दूध से या मिट्टी से कीड़े हो जाते हैं पेट में, तो कीड़ा हो जाएगा तो जानवर की आपकी चमड़ी से पता लग जाएगा, चमड़ी रूखी रूखी हो जाएंगे, बाल उड़ने लग जाएंगे, या पाड़ा या बछड़ी है वो भी है जो कमज़ोर होकर सुस्त होकर पड़ा रहेगा। पशुपालक भाइयों, इनको 15 दिन का होते ही कीड़े की दवाई जो हॉस्पिटल में मिलती है, बाज़ार में मिलती है, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, पिपराजीन, कई नाम से मिलती है, तो आप ज़रूर इनको 15 दिन की होते ही दवाई पिला देनी चाहिए। उसके बाद में फिर 15 दिन के बाद में उसको कीड़े की दवाई दे देनी चाहिए। फिर महीने उसको कम से कम 6 महीने तक कीड़े की दवाई देते रहना चाहिए। इसके बाद में जानवर बड़ा हो जाए तो 3-3 महीने के अंतराल पे कीड़े की दवाई देते रहना चाहिए। बड़ा जानवर हो जाता है तो बड़े जानवर के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो जानवर कमज़ोर हो जाएगा, टाइम पर ज्ञापन नहीं होगा, दूध की मात्रा कम हो जाएगी। तो इनके अंतः परजीवी के लिए अंदर जो पैरासाइट्स है, लीवर फ्लूक है, एस्केरिस है, टेपवर्म है, जो भी है, इनके सब के लिए एल्बेंडाजोल जो खाली रहता है, जो ज्ञापन नहीं है जानवर, उनके लिए एल्बेंडाजोल दे देते हैं, और जो ज्ञापन होता है उनको फेनबेंडाजोल बोलस या लिक्विड जो भी है वो पिला देते हैं, या वही आयुर्मेक्टिन का इंजेक्शन लगवा देते हैं, जिससे टाइम पर जानवर होशियार रहेगा, टाइम पर दूध देगा और ज्ञापन होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, टाइम पर ही जानवर ज्ञापन हो जाएगा। परजीवी से बचाव के लिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें। हो सके तो सप्ताह में 1 बार पशुशाला को लाल दवा या फिनाइल से धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। पशुओं को बरसात के दिनों में चारागाह चराने न ले जाएं। बाढ़ग्रस्त इलाकों से पशुओं के लिए चारा न लाएं, क्योंकि ऐसे इलाकों में चारा परजीवियों और अन्य फफूंद से दूषित होता है। पशुओं को चारा देने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। पशुपालक भाइयों, चारा महंगा, पशु आहार महंगा। अब जानवर का यदि दूध कम दे रहा है, अपन दिन भर उसकी मेहनत करते हैं तो कम दे रहा है, तो वो जो नुकसान हो रहा है वो आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए समय समय पर इनको बाह्य और अंतः परजीवी की दवाई जरूर पिलानी चाहिए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर लंबित प्रकरणों के साथ साथ मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और परिवादों के निस्तारण पर जोर दिया। श्रीगंगानगर की लालगढ़ नगर पालिका का बिजली बिल बकाया होने पर जोधपुर डिस्कॉम को बिजली कनेक्शन काटना उस वक्त भारी पड़ा जब बिजली कनेक्शन काटे जाने से नाराज प्रशासन ने जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय के आगे कचरा डलवा दिया। बांसवाड़ा में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक हुई। फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति को लेकर चर्चा की गई। बांसवाड़ा के भड़वैल गांव में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स ने चचेरे भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी परिजनों को सौंपी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में पपीता की बागवानी का एरिया बढ़ रहा है और किसान इसकी बागवानी करके अच्छी आय भी कमा रहे हैं। और इसी लाभ को देखते हुए जो किसान पपीता का नया बाग लगाना चाहते हैं वे इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके खेती करें तो अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें उन्नत तकनीक से पपीता की खेती, इस बारे में अपने सुझाव दे रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी। जैसा कि हम जानते हैं पपीता को हम 3 साल में 3 बार लगा सकते हैं। गर्मा के लिए अभी लगाते हैं, खरीफ के लिए जून में लगाते हैं और रबी में हम सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं, जिसके लिए नर्सरी हमको तैयार करना होता है।
गर्मा में लगाने के लिए हम नर्सरी तैयार करते हैं दिसंबर जनवरी में। दूसरा चीज़ है कि पपीता की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे पूसा नन्हा है, पूसा ड्वार्फ है, पुणे सिलेक्शन 1, 2, 3 है, कोयम्बटूर सीरीज है, रेड लेडी 786 रेड बेबी पर भी जा रहे हैं। लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि उनके यहाँ जो पपीता अच्छा कर रहा है, उस पपीता के बीज को भी आप वो लगा करके अपना पौधा तैयार कर सकते हैं। पपीता पोषक तत्वों से भरपूर, अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक, जल्दी तैयार होने वाला फल है। पपीते का पके तथा कच्चे रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कामों में होता है। इसलिए पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अभी जिन किसान भाइयों ने अपना पौधशाला तैयार कर रखा है, उन किसान भाइयों को अभी उसके लिए गड्ढे की खुदाई करनी चाहिए। पपीता लगाने के लिए किसान भाइयों को 2 घन फीट का गड्ढा करें। 2 घन फीट के गड्ढा करने के उपरांत में 6 इंच की जो ऊपर वाली मिट्टी है उसको अलग रखें और 6 इंच के नीचे की मिट्टी है उसको वो अलग रखें। गड्ढे को कुछ दिन खुला छोड़ दें ताकि गड्ढे के अंदर जो भी उसका कीट है, फफूंद है, वो धूप में लग करके कुछ न कुछ समाप्त होगा। जो क्षेत्र है पपीता को मुख्यतः हम लोग 2 गुना 2 मीटर पर लगाते हैं, लेकिन हम पपीता को 1 गुना 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर पर भी लगा सकते हैं। अगर हम पपीता को 2 गुना 2 मीटर पर लगाते हैं तो हमारा 1 हेक्टेयर में लगभग 2500 पौधा आता है। लेकिन अगर हम 20 सेंटीमीटर घटाते हुए 1.8 गुना 1.8 मीटर पर लगाते हैं तो पपीता का पौधा लगभग हमारे यहाँ 586 पौधा बढ़ जाता है। 3086 पौधा प्रति हेक्टेयर हो जाता है। तो अगर प्रति हेक्टेयर इतना पौधा हो जा रहा है, 586 पौधा का हमको लाभ प्राप्त हो रहा है उसी प्रबंधन में, तो किसान भाइयों को इसके सघन की तरफ बढ़ना चाहिए। पौध लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह तैयारी करके खेत को समतल कर देना चाहिए ताकि पानी भर न सके। जब पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो पहले से तैयार किए गए पौधों लगा देते हैं। पौधे लगाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि गड्ढे का ढाल पौधे की तरफ हो। पौधे लगाने के बाद सिंचाई कर लेना चाहिए। उसके उपरांत कुछ दिन खुला छोड़ने के बाद जो आपने नीचे की मिट्टी निकाली है उसमें आप कम से कम उसमें 2.5 kg कंपोस्ट मिलाएं, उसमें 50 ग्राम DAP मिलाएं, 50 ग्राम पोटास मिलाएं और कार्बनडाजिम भी मिला सकते हैं, डाइथेनियम 45 भी मिला सकते हैं। या आप कुछ दिन 2-3 दिन विलम्ब से उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी भी मिला सकते हैं। जो कंपोस्ट वाली मात्रा है उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी मिला दें और कुछ दिन रुक करके इसको पूरे को मिक्सचर को मिला करके गड्ढे की भराई कर दें। नीचे वाली मिट्टी को जो ऊपर 6 इंच का जो मिट्टी निकला था उसको नीचे डाल दें और ऊपरी भाग में मिट्टी, बाद में जो मिट्टी निकला है 6 इंच के बाद का मिट्टी जिसमें आपने खाद डाला है, उर्वरक डाला है, उस मिट्टी को ऊपर में डाल दें। अब आप इसको बढ़िया से गड्ढे को पटा दें। पानी से पटाने के कारण मिट्टी को स्वतः जब बैठता है ना, तो जब पौधा लगाते हैं उसमें तो मिट्टी उसका भरभराता नहीं है, गिरता नहीं है, जिसके कारण पौधा बीच वाले अवस्था में टेढ़ा नहीं होता है। शाम के समय में आप पपीता का पौधा लगाएं। पपीता जल्द फल देना शुरू कर देता है, इसलिए इसे अधिक उपजाऊ भूमि की जरूरत है। अच्छी फसल के लिए 200 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटाश प्रति पौधा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष प्रत्येक पौधे को 15 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 1 किलोग्राम हड्डी का चूरा और 1 किलोग्राम नीम की खली की जरूरत पड़ती है। पपीता का पौधा लगा करके उसमें हल्की हल्की सिंचाई करें, हल्की हल्की सिंचाई करते रहें। जब पपीता के पौधे में ग्रोथ आना प्रारंभ, जब बढ़वार आना प्रारंभ हो जाता है, लगता है कि पौधा मेरा लग गया है, तब उसमें थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ी मात्रा में आप उसमें 10 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम कंपोस्ट और थोड़ा सा जो मुर्गी का खाद होता है 1-2 चम्मच मिला करके एक मिक्सचर तैयार करें और उस मिक्सचर को आप 15-15 दिन के अंतराल पर आप अपने पपीता के पौधा में देते रहें। दिसंबर से जनवरी माह में उर्वरक नहीं डालें, क्योंकि इस समय प्रदेश में तापमान काफी कम होता है और जाड़े में पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पपीता में नियंत्रित परागण के अभाव होता है, एक ही किस्म में विभिन्नता पाई जाती है।
इसलिए फूल आने से पहले नर और मादा पौधे का अनुमान लगाना कठिन होता है। ऐसे में फूल आने के बाद केवल 10% नर पौधों को छोड़कर सभी नर पौधों को निकाल दें और उनकी जगह नए पौधे लगा दें। दूसरा है कि जब पपीता लगाते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में किसान भाइयों को इसके पपीता के बीच में अंतर्वर्ती फसल लगा सकते हैं। जैसा उन्होंने अभी जैसे प्याज लगा रखा होगा हमारे किसान भाई, तो प्याज के बीच में पपीता को लगा लें। हमेशा उस तरह के फसल का चयन करना चाहिए जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पपीता पानी के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है। बहुत ज़्यादा पानी पड़ने से पपीता को मरने की संभावना है। हल्का पटवन लें, लगातार उसमें खाद उर्वरक आप देते रहें। 15 दिनों के अंतराल पर आपका फसल बढ़िया से चलेगा, अच्छा से चलेगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बांसवाड़ा में बीजेपी के दफ्तर में पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक बीजेपी जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। यह बदमाश मसाला गैंग का गुर्गा है। दौसा जिले के ग्राम पंचायत लाका में एक युवक शराब के नशे में कुएं में गिर गया। वो घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों की मदद से युवक को बाहर निकाला। फलौदी कस्बे में युवक पर एसयूवी चढ़ाने का मामला सामने आया। एसयूवी द्वारा हिट एंड रन किए जाने के बाद पीड़ित थाने पहुंचा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुलाब की खेती व्यवसायिक स्तर पर करके किसान काफी लाभ कमाते हैं। गुलाब को कट फ्लावर, गुलाब जल, गुलाब तेल, गुलकंद बनाने में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अभी मौसम में हो रहे बदलाव के कारण गुलाब की फसल पर कई रोग पनपने लगते हैं, जिनकी समय रहते रोकथाम करना जरूरी होता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, देखिए हमारी ये खास पेशकश। इसमें हम लोग देखते हैं कि गुलाब में बहुत तरीके की बीमारियां और कीट लगते हैं। बीमारियों की वजह से जो फसल होती है वो बुरी तरीके से प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हम लोग जो फफूंद जनित बीमारियों की बात करते हैं तो उसके अंदर एक सबसे बड़ी बीमारी है तने का सूखना, जिसको हम लोग डाई बैक बोलते हैं। इस रोग में हम लोग देखते हैं कि जो इसका प्रमुख लक्षण है, इसमें जो तने होते हैं ऊपर की तरफ से सूखना शुरू होते हैं और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ वो सूखना शुरू हो जाते हैं। और कुछ समय के बाद ऐसा दिखता है कि पूरा पौधा तना पूरा पहले वो सूखता है और वो पूरा पौधे को सुखा देता है। तो इसमें क्या होता है, जब पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है तो इसमें फ्लावरिंग जो होती है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। यदि इसका हम लोग ससमय इसका अगर उपचार ना करें तो इसमें बहुत नुकसान को उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, डाईबैक रोग यह एक कवक जनित प्रमुख रोग है। ये पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाता है। सामान्यतः शाखाओं की कटाई के बाद कटे हुए स्थान से आगे बढ़ता है, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। कवक के अलावा ये रोग उर्वरकों के अनुचित प्रयोग, अधिक सिंचाई, जल निकास की उचित व्यवस्था न होने से और प्रकाश के अभाव के कारण भी होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर अलग कर दें, साथ ही कटे हुए भाग पर बोडो पेस्ट लगाएं और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो तना है, जो प्रभावित भाग है, वो प्रभावित भाग कभी कभी क्या होता है कि किसान भाई सफाई, जब खेत की सफाई ज़्यादा नहीं रखते हैं
या खेत में कोई प्रबंधन की कोई उचित तकनीक नहीं अपनाई जाती है, तो हम लोग देखते हैं कि जो तना होता है हमारा, वो उसको किसान क्या करता है, काट करके खेतों में फेंक देता है कि खेत में छोड़ देता है। तो वो जो फफूंद होता है उसके सर्वाइवल के लिए, उसके बचने के लिए आश्रय प्रदान करता है और वो मिट्टी में पड़ा रहता है। जब हमारा जो फसल जो आगे तैयार होती है, जो आगे बढ़वार होती है, तो उसमें वो फसल को पुनः प्रभावित करता है। तो यदि हम लोग इसकी प्रबंधन की बात करें तो खेतों में सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है इसके अंदर। यदि आपको प्रभावित अगर कोई पौधा दिखता है जिसके अंदर टहनी ऊपर से सूख रही है, तो हम लोग सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे उस टहनी को हम लोग काट करके खेत से हटा दें। जितने भी प्रभावित पौधों में या कोई छोटे भाग में अगर उस तरह का लक्षण दिख रहा है, तो हम लोग सबसे पहले उसको काट करके उसको हम लोग खेत हटा देंगे पौधे से। जो तना हम लोग काटेंगे जो प्रभावित पौधों में से, तो उसमें हम लोग जो कटे वाले स्थान पर हैं पौधों में हम लोगों को कुछ फफूंदनाशी का भी उपयोग करना चाहिए। पत्ती धब्बा रोग ये गुलाब की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्तियों और तने पर दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त हिस्सा खराब होकर गिर जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखा और पत्तियों को काट कर जला दे। साथ ही 10 से 15 दिन के अंतराल पर मैंकोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करें। गुलाब के पत्तियों पर एक सफ़ेद रंग की एक पाउडर की एक परत चढ़ी हुई दिखाई देती है, जिसको हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं या चूरोडिल असिता बोलते हैं उसको। हम लोग देखते हैं कि पत्ती के ऊपर वो पूरी तरीके से पत्ती को कवर करता है और देखते देखते वो पत्तियों पर ही नहीं बल्कि टहनियों पर और जो हमारे फूल बने हुए हैं फूलों में भी उसकी एक सफ़ेद परत दिखती है। तो इस तरीके से प्रभावित पौधे में जो बढ़वार होती है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। और जो इसके अंदर फूल बनते हैं, फूल तो जो बनते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। यदि कली जो बन रही है, जो बड्स बन रहे हैं, अगर उनके ऊपर इस फफूंद का अगर अटैक होता है या उसमें उसको फंगस उसके ऊपर इन्फेक्ट करता है, तो जो बड होते हैं वो खुलते नहीं है, वो कली छोटी सी बनी रह जाती है जिससे फूल नहीं बन पाता है। तो इससे जो हमारा जो फूल का उत्पादन है वो प्रभावित होता है। हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग जो गुलाब की फसल को लगाते हैं, कभी कभी हम लोग बहुत सघन लगाते हैं जिसमें हवा का प्रवाह बहुत कम होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पत्तियां एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलैप होती हैं और उनमें एरिएशन जो होता है, हवा का प्रवाह बहुत कम होता है। ऐसे में क्या होता है कि इस तरीके से अगर कोई हमारा जो गुलाब का अगर हम लोग खेती किए हुए हैं तो उनमें इस तरीके की बीमारी की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो इसके अंदर प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग इसके अंदर एक उचित दूरी बना के रखें पौधों के अंदर और उसका समय उसमें हम लोग प्रूनिंग करें उसके अंदर। और इसमें अगर प्रभावित पौधा अगर कोई दिख रहा है जिसमें इस तरह से फफूंद अगर इस तरह से लगा हुआ है, तो उसमें हम लोग मैनेजमेंट का जो प्रभावी तरीका हम लोग के पास में जो फंजीसाइड का स्प्रे, उसको हमको समय उसके अंदर करना आवश्यक होता है। तो हम लोग इसके अंदर फफूंदनाशी का छिड़काव अवश्य करेंगे। पहला छिड़काव हम लोग मैंकोजेब से करते हैं, 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर पहला छिड़काव करेंगे। दूसरी दवा जो है हम लोग टेब्यूकोनाजोल की दवा आती है, टेब्यूकोनाजोल 1 ml दवा जो है 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसका हम लोग स्प्रे करें। यदि अगर ये बीमारी पुनः अगर हमको कहीं 15 दिन के बाद या 12 दिन के बाद में अगर कुछ 2 हफ्ते के बाद अगर दिखाई देती है, तो हम लोग इन कवकनाशियों का दोबारा एक बार छिड़काव करें। इससे पौधा स्वस्थ हो जाएगा और वो अच्छा उत्पादन देगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बासनी, जिला सीकर के कृषक मुकेश कुमार ने। ये टमाटर की फसल में फलछेदक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुकेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हेलिकोबार्बा जो है फल को छेद करके इसका आधा जो है फल के अंदर रहता, आधा बॉडी का हिस्सा फल के बाहर रहता है। आमतौर पर यही देखा जाता है कि इस कीट को रासायनिक कीटनाशकों से ही कंट्रोल करने का प्रयास किसानों द्वारा किया जाता है,
जबकि सब्जी को रसायनों के प्रयोग से किसानों को बचाना चाहिए। रसायनों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब जैविक, यांत्रिक या अन्य उपायों से कीटों का कंट्रोल ना हो पाए। इसके लिए हम ऑर्गेनिक दवा में, बायो दवा में हम क्या दे सकते हैं? ऑर्गेनिक दवा में हम जैसे गोमूत्र, गोबर और नीम, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं 5 ग्राम प्रति लीटर से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी तक। और इसके लिए आप लाइट ट्रैप क्या है? लाइट ट्रैप का नाम से आपको पता चला है जो हम लाइट जलाते हैं रात में, देखिएगा बहुत सारे कीड़ा आपके घर में जब लाइट जलते तो उसके आसपास भन बनाते रहता है। तो ये जो लाइट ट्रैप है वही चीज़ है। आपको अपने खेत में जो सेंटर पोर्शन में जो है आप लाइट लगा दीजिए और लाइट के नीचे एक गमला में जो है आप सर्फ का पानी, बस शैम्पू का पानी घोल करके नीचे रख दीजिए। आप देखिएगा अगले दिन, मतलब उसके जस्ट अगले दिन जो देखिएगा उस पानी में कितना जो कीड़ा आपको मिला, कीड़ा जो है उस पानी में गिरे हुए मिलेगा आपको। तो इसके बहुत हद तक जो है कीड़ा का हम लोग पॉपुलेशन को जो हम घटा सकते हैं। और हम अगर बायो दवा में जाते हैं, बायो दवा में हम इसके लिए आपके लिए ब्यूवेरिया बेसियाना व मेटाराजियम एनिसोप्ली, ब्यूवेरिया बेसियाना 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में व मेटाराजियम एनिसोप्ली 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा, आप बीटी का, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस का, इसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप रासायनिक में जाना चाहता है तो रासायनिक में आप क्लोरान-ट्रेनिलीप्रोल करके एक दवा आता है, इसका 3 लीटर पानी में 1 ml। इन्फेस्टेशन कम है, ज़्यादा नहीं है, तो क्लोरोपाइरीफ्रॉस प्लस साइपरमेथ्रिन व प्रोफेनोप्लस प्लस साइपरमेथ्रिन दवा का भी आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे बहुत हद तक आपका जो फली छेदक है इससे आपका बहुत हद तक निदान मिल जाए। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। और खुद को जान से मारने की रिपोर्ट दर्ज कराई।